इंग्लिश का जो हमारा थर्ड चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ हीरो, वो आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो हर एक कोई का एक रोल मॉडल होता है अपने लाइफ में बनने का, कुछ कर दिखाने का, या जो भी हमारे एम्स होते हैं वो हम किसी न किसी से इंस्पायर होकर ही करते हैं। तो वो किसके नक्शे कदम होते हैं जिस पर हम चलना चाहते हैं, जिस तरह हम बनना चाहते हैं। इस चैप्टर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी हमारा सामना ऐसे लोगों से होता है जो कि डिग्निफाइड एंड इन्फ्लुएंशियल होते हैं। डिग्निफाइड मतलब अभिमानी, जो अभिमानी होते हैं, जो हमारी लाइफ पर एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। तो वो ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें हम जानते हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स में से हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव, या तो फिर हमारे आस पड़ोस में से हो सकते हैं, या तो फिर ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, जिन्हें हम पर्सनली नहीं जानते हैं, पर उनके बारे में हमने पढ़ा होता है या सुना होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं दो कोई के बारे में पढ़ेंगे, जो दो इंडिविजुअल्स हैं जिनसे शायद हम नहीं मिले हैं। एक से तो कंफर्म नहीं मिले हैं और शायद हम नहीं मिले हैं ये, लेकिन उनके बारे में हमने काफ़ी पढ़ा है, जिन्होंने सारे स्टीरियोटाइप्स सोच जो है उसे तोड़ दिया। स्टीरियोटाइप्स मैंने हमने पहले भी पढ़ा है। स्टीरियोटाइप मतलब होता है कि जो पारंपरिक गलत सोच चली आ रही होती है उसे हम स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं। तो इनके खिलाफ वो लोग लड़े हैं। प्रिविलेंट यानी प्रचलित, यानी कि ऐसे जो पारंपरिक सोच चले आते हैं जो प्रचलित होते हैं हमारी सोसाइटी में, जिससे नहीं होना चाहिए, तो ये सब को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, बैन किया और हमारी लाइफ से निकाला है। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से एक है हमारी कंट्री से ही सावित्रीबाई फुले, और जो दूसरी है हमारे नेबरिंग कंट्री से है, कौन है, मलाला यूसुफजई। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सावित्रीबाई फुले वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल विलेज इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन 1831। यानी सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र के एक स्मॉल विलेज में जन्म ली थी 1831 में। दिस वॉज टाइम वेन एजुकेशन वॉज एक्सेसिबल टू ओनली द अपर कास्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। यानी कि ये वो टाइम था जब जो एजुकेशन वो बस अपर कास्ट मेंबर्स के लिए था, एक्सेसिबल यानी उन्हीं के पहुंच तक था। ठीक है। सावित्रीबाई मैरिड टू ऑफ एट द एज ऑफ 9 टू ए यंग बॉय, यानी कि उनकी छोटी ही उम्र में शादी हो गई। किससे? ज्योतिराव फुले से, जो कि वो भी 12 इयर्स के ही थे। यहाँ एक वर्ड है प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी, यानी कि प्रगतिशील विचारधारा, यानी अच्छे सोच के थे, है ना। तो वो उनकी शादी एक ऐसे आदमी से हुई जिनका सोच काफी अच्छा था। तो उन्होंने सावित्रीबाई फुले को क्या पढ़ना और लिखना सिखाया। जल्दी ही वो अच्छे से पढ़ी लिखी हो गई, एजुकेटेड हो गई, और वो क्या करने लगी। She understood that education was the only way to fight against social discrimination। उनको ये बात समझ में आ गई कि एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पक्षपात होता है, गलत चीज़ों के लेकर पक्षपात। तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने समझ गया कि एजुकेशन ही जरूरी है। तो सावित्रीबाई फुले faced a lot of resistance from members of upper caste for her effort to educate people from the weaker section, especially women, but she was not deterred। अब सबको पता है कि अगर सोसाइटी में आप कभी भी कोई नई चीज लाओगे उसे सोसाइटी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो उसी तरह ये पढ़ाई की भी बात थी। जब सावित्रीबाई फुले ने ये बोला कि जो वीकर सेक्शन है उनके लोगों को उन्हें पढ़ाना है, या स्पेशली वुमेन को पढ़ाना है, तो जो अपर कास्ट है उन्होंने क्या बहुत सारे रेजिस्टेंस ला दिए उनके रास्ते में, यानी कि रुकावट लाए कि नहीं, उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। हालांकि वो गलत था, लेकिन वो उसे अपना नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी जो सावित्रीबाई फुले है अपने रास्ते पे अडिग रही कि उन्हें पढ़ाना ही है, सबको आगे लाना ही है, जिसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की। इन अगस्त 1848 ज्योतिराव फुले ओपनड अ स्कूल इन भीडेवाड़ा, पुणे, वेयर सावित्रीबाई स्टार्टेड टू टीच गर्ल्स। यानी कि जो उनके हस्बैंड थे ज्योतिराव फुले, उन्होंने एक स्कूल खोला भीडेवाड़ा में, जहाँ पे सावित्रीबाई फुले लड़कियों को पढ़ाना स्टार्ट किया। ये पूरे इंडिया में गर्ल्स के लिए पहला स्कूल था। और जब भी वो स्कूल पढ़ाने जाती थी तो उनपे कीचड़ और डंग फेंक दिया जाता था, यानी कीचड़ और गोबर फेंक दिया जाता था, ताकि वो जा नहीं पाए पढ़ाने के लिए। मतलब इतने तरह तरह के ऑब्स्टेकल उनके रास्ते में आए। ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट होता है। लेकिन फिर भी वो ये सब जो है उनका इरादा नहीं तोड़ पाया। डिसवेड मतलब रोकना। तो ये सब भी उनका रास्ता नहीं रोक पाया। वो अपना काम पर कंटिन्यू करी, वो कंटिन्यू जाती रही अपने काम के लिए, और 2 साड़ी लेकर जाती थी कि बाय द वे उनके रास्ते में कोई साड़ी खराब हो जाए तो वो अपने स्कूल पहुंच के चेंज कर लें। तो सावित्रीबाई और उनके हस्बैंड ने टोटल 18 स्कूल खोले गर्ल्स के लिए। वो इंडिया की पहली वुमन थी जो टीचर और हेड मिनिस्ट्रेस बनी। Savitribai emphasized on secular education for all and upheld the view that the need to be educated
was as basic as the need for food, water and shelter। यानी कि उनका इस बात पर जोर था, emphasize मतलब जोर होता है, इस बात पर जोर था कि जो एजुकेशन होता है वो सेक्युलर होना चाहिए। सेक्युलर कहने का मतलब कि जो रिलीजन से परे हो, ये नहीं कि बस हिंदू कास्ट या बस मुस्लिम कास्ट को होना चाहिए या किसी भी धर्म के लिए सिर्फ होना चाहिए, वो हर एक कास्ट के लिए जरूरी है। जैसे कि फूड, वाटर और शेल्टर हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, वैसे ही एजुकेशन भी सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। She advocated the importance of both boys and girls being educated। यानी उनके कहने का मतलब क्या था कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए एजुकेशन जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस बॉयज़ को घर चलाना है, कमाना है तो बस वो पढ़ें और गर्ल्स ना पढ़ें, बल्कि दोनों के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जितना बॉयज़ के लिए ज़रूरी है उतना ही गर्ल्स के लिए भी ज़रूरी है। Stipends were given to students to encourage them and prevent them from dropping out। स्टाइफंस दिया जाता था, छात्रवृत्ति हर एक बच्चे को, ताकि वो मतलब इनकरेज होते रहें और पढ़ाई करने आते रहें, ऐसा नहीं कि बीच में ड्रॉप आउट कर दें। She interacted with the parents of her students regularly। She believed that parents played a significant role in making their child understand the importance of education। यानी कि जिन बच्चों को वो पढ़ाती थी उनके पेरेंट्स से भी लगातार मिलती रहती थी। उनका मानना ये था कि जो पेरेंट्स होते हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है ताकि वो अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस समझा सके एजुकेशन का। She was also the voice that was raised against social custom and norms that were discriminatory in the nature towards women। वो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाती थी जो कि डिस्क्रिमिनेशन होते हैं हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में। और वो जो भ्रूण हत्या होता है ना लड़कियों का, इन्फेंटिसाइड, यानी जो लड़कियों का भ्रूण हत्या पेट में ही जो मार दिया जाता है, उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाया, वो और उनके हस्बैंड ने। और जो विडोज़ होती हैं, विधवाएं जो होती हैं, उनके वेलफेयर के लिए भी उन्होंने काफ़ी कदम लिए और उन्होंने कैंपेन भी चलाया। जो चाइल्ड मैरिज होता है और जो सती प्रथा होता था, उनके खिलाफ उन्होंने कैंपेन भी चलाया। The Phule couple started a night school for agriculturists and labourers as they could not attend regular school and work for their livelihood at the same time। उन्होंने जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, लेबरर होते हैं, उनके लिए भी उन्होंने एक नाइट स्कूल चलाया क्योंकि दिन में उन्हें काम करना होता था और पढ़ाई भी दिन में वो नहीं कर सकते थे, इसलिए वो रात में आके अपना एक टाइम कम से कम पढ़ाई कर ले, इसके लिए उन्होंने स्कूल चलाया। सावित्रीबाई wrote poems which were noticed and praised by the British government। वो पोएम्स भी लिखती थी जिसका की तारीफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी किया। The main theme of her poem were learning the English language and achieving education। उनका मेन मकसद क्या था? उनका मकसद था कि लोग इंग्लिश लैंग्वेज को सीखें और एजुकेटेड हों। In 1854 her first collection of poems काव्य फूले was published। तो 1854 में उनका पहला कलेक्शन जो था पोएम्स का, काव्य फूले, वो पब्लिश किया गया। In her honor, the University of Pune was renamed as सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी in 2015। उनके नाम को महत्व देने के लिए या उनके ऑनर में जो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे है उनका नया नामकरण किया गया, उसका नाम रखा गया सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी। 2015 में ये किया गया। तो इस तरह से हमने पढ़ा सावित्रीबाई फूले के बारे में, जो कि काफ़ी एजुकेशन को लेकर काफ़ी कदम उठाए हैं, लड़कियों के एजुकेशन को लेकर या तो फिर किसी भी लोअर कास्ट का एजुकेशन को लेकर। अब हम पढ़ेंगे मलाला यूसुफजई के बारे में। इसके बारे में आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है, पर हम इसमें भी पढ़ेंगे। मलाला यूसुफजई जो है 12 जुलाई 1997 को स्वैत, जो डिस्ट्रिक्ट स्वैत है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनके पिता जियाउद्दीन यूसुफजई थे, जिनका कि खुद का एक स्कूल का ये चलता था, चेन चलता था, है ना, उनका उस रीजन में स्कूल चलाते थे वो। इस जगह पे जो गर्ल्स का पढ़ाई होता था, एक कोई स्पेशल एज आने पे गर्ल्स की पढ़ाई को रोक दिया जाता था और उन्हें स्कूल जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन मलाला यूसुफजई जो है उनका किस्मत अच्छा था क्योंकि उनके पिता ही स्कूल चलाते थे और वो अपनी बच्ची को एजुकेट भी करना चाहते थे। और मलाला जो थी काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी। छोटे ही एज में उसने अपने पापा के साथ कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी ताकि लड़कियां भी पढ़ सके, यानी कि एजुकेशन ऑफ गर्ल्स को प्रमोट करने उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जो स्वैत डिस्ट्रिक्ट है जहां मलाला का जन्म हुआ था, वो अपनी नेचुरल ब्यूटी के कारण जाना जाता था और इसका मेन जो ये था इकोनॉमी, इसका टिका हुआ किस पे था? टूरिज्म, यानी लोग यहाँ घूमने आते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेचुरल ब्यूटी था, यानी काफ़ी घूमने वाला जगह था, तो लोग यहाँ टूरिज्म के लिए आते थे और उसी से यहाँ का काम चलता था। इस जगह में मेन कमाई उसी से होती थी। यहाँ पे है मेन स्टे यानी होता है बेस, है ना, इनका बेस था इकोनॉमी का क्या? टूरिज्म।
The idyllic beauty of the place and the peaceful way of life all changed when the Taliban tried to take control of it. Idyllic यानी कि perfect, यहाँ की परफेक्ट ब्यूटी और प्लेस की जो पीसफुल ये है, ये तब खत्म होने लगा या बदलने लगा जब तालिबानियन जो है वहाँ पे उस जगह को कंट्रोल करने लगे, उसे अपने हाथ में लेने लगे. दिस इज वॉट मलाला सेड ऑफ हैरोइंग एक्सपीरियंस. हैरोइंग मतलब ये काफ़ी शोकजनक था मलाला के लिए, और उन्होंने कहा कि व्हेन आई वॉज 10 स्वैत विच वॉज अ प्लेस ऑफ ब्यूटी एंड टूरिज्म सडनली चेंज इनटू अ प्लेस ऑफ टेररिज्म. ये कह रही है कि जब मैं 10 साल की थी तब जो कि जगह अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता था, अचानक वो चेंज हो गया, डर के माहौल में, टेररिज्म के माहौल में वो चेंज हो गया. मोर देन 400 स्कूल्स वेयर डिस्ट्रॉयड, यानी 400 से ज़्यादा स्कूल को तबाह कर दिए गए. डिस्ट्रॉयड मतलब तबाह कर देना. गर्ल्स वेयर स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग टू स्कूल, लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जाने लगा. वुमेन वेयर फ्लॉग्ड, फ्लॉग्ड मतलब कोड़े मारना होता है, वुमेन को मारा गया, औरतों को मारा जाने लगा. इनोसेंट पीपल वेयर किल्ड, जिनके कोई दोस्त नहीं था, निर्दोष आदमी भी मारे जाने लगे. वी ऑल आर सफ़र, हम सबको ये सब सफ़र करना पड़ रहा था, इन मुसीबतों को झेलना पड़ रहा था. एंड आवर ब्यूटीफुल ड्रीम्स टर्न्ड इनटू नाइटमेयर्स, और हमारे अच्छे सपने जो थे नाइटमेयर्स में बदल गए. नाइटमेयर्स मतलब बुरे सपने में बदल गए. एजुकेशन वेंट फ्रॉम बीइंग अ राइट टू बीइंग अ क्राइम, एजुकेशन जो है सही की जगह पे गलत माना जाने लगा, क्राइम माना जाने लगा. हर बोल्ड स्टैंस ऑन एजुकेशन मेड हर अ टारगेट, वो जो अपने कड़े वचनों उन्होंने बोला, जो ऐसे ऐसे लाइंस उन्होंने बोला, वो उनको टारगेट बना दिया गया, यानी तालिबानियन के वो नज़र में आ गई. On 9 October 2012, Malala Yousafzai was returning home with her friends into a school bus when young man boarded the bus and asked who is Malala. यानी कि जब वो 9 अक्टूबर 2012 को जब वो घर आ रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल बस में, तो किसी यंग मैन ने उसके बस को रोक दिया और पूछा कि मलाला कौन है. This young man fired 3 bullets at the point blank range. Malala slumped forward. तो उसने 3 बुलेट्स चलाई ब्लैंक रेंज में, यानी कि 3 बुलेट चलाई, जिसमें कि हमने पहले भी पढ़ा था कि उनकी 2 फ्रेंड्स को भी लगा था और मलाला को भी लगा था. लेकिन सबसे बुरी तरह घायल कौन हुई थी? मलाला घायल हुई थी. और उनका जो ट्रीटमेंट हुआ बिर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, जब वो अनकॉन्शियस थी, मतलब बेहोश हो जाना, कॉन्शियस मतलब ये सब बेहोश हो जाना. ऑन हर वे टू रिकवरी सी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द होल वर्ल्ड. लेकिन जिस तरह से रिकवरी के वे में, यानी कि जब वो बीमार थी तो पूरे वर्ल्ड से उनको सपोर्ट मिल रहा था, उनकी हौसला अफजाई के लिए, या उनको इनकरेज किया जा रहा था क्योंकि उन्होंने सही काम किया था. She got a wide platform at the United Nations on her 16th birthday in 2013, 9 months after being sought by the Taliban. उन्हें सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला यूनाइटेड नेशन का उनके 16वें जन्मदिन पे, यानी 2013 में, यानी उनके गोली लगने के ठीक 9 महीने बाद. There she emphasized on education, women's right, arguing वर्ल्ड लीडर टू चेंज देयर पॉलिसीज़. वो अपने जोर दे रही थी कि वुमेन एजुकेशन जो होता है वो सही होता है, और जो लीडर है वो उनके देश में जो ये है पॉलिसीज़ उसको चेंज किया जाए. सी सेड द टेररिस्ट थॉट दैट दे वुड चेंज आवर एम्स एंड स्टॉप एम्बिशंस, बट नथिंग चेंज्ड इन माई लाइफ एक्सेप्ट दिस वीकनेस, फियर एंड होपलेसनेस डाइड. उनका ये कहना था कि जो टेररिस्ट है उन्हें क्या लगा होगा कि उनके ऐसा करने से, उनके डराने धमकाने से हम अपना एम छोड़ देंगे, अपने एम्बिशंस छोड़ देंगे. लेकिन मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ इस चीज़ के कि वीकनेस, फियर और होपलेसनेस जो होता है वो मर गया. वीकनेस यानी कमजोरी, फियर मतलब डर, होपलेस मतलब किसी भी चीज़ की इच्छा वो ख़त्म हो जाना. ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो नेगेटिव थिंकिंग होती है वो उनकी ख़त्म हो गई, मर गई. स्ट्रेंथ, पावर एंड करेज वेयर बॉर्न, यानी स्ट्रेंथ, पावर और करेज उन्होंने जन्म ले लिया. सी कंटिन्यू टू से द एक्सट्रीमिस्ट्स वेयर एंड दे आर अफ्रेड ऑफ बुक्स एंड पेन्स, यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट्स होते हैं, आतंकवादी होते हैं, वो डरते हैं, क्या किताब और पेन से डरते हैं. द पावर ऑफ एजुकेशन फ्राइटन देम, जब एजुकेशन का पावर होता है उन्हें डराता है. दे आर अफ्रेड ऑफ वुमेन, वो वुमेन से डरते हैं. चलो हम लोग पेन और बुक्स उठाते हैं, और वही हमारे सबसे पावरफुल हथियार हैं. The same year she was interviewed by Dan Swear, ABC News. She said in this interview, in some part of the world, students were going to school every day. It's their normal life. But in other part of the world, we are starving for education. It's like precious gift. It's like a diamond. वो बोल रही है, जब वो एक इंटरव्यू दी ABC न्यूज़ में डैन स्वेयर को, तो वो बोल रही थी क्या कि कुछ पार्ट्स जो होता है वर्ल्ड का जहाँ स्कूल जाना एक नॉर्मल लाइफ है और लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं, वो अपने आप को इंडिकेट करते बोल रही हैं
कि जहाँ पे एजुकेशन के लिए हम लोग भूखे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गिफ्ट है। ये जैसे कि हीरा है, मानो हम अगर एजुकेट हो गए तो हमें हीरा मिल गया हो। In 2014, मलाला won the Nobel Peace Prize at the age of 17, यानी कि 2014 में उनको नोबेल पीस प्राइज मिला 17, जब वो 17 साल की थी, और वो सबसे यंगेस्ट पर्सन थी जिन्हें ये अवार्ड मिला है। तो वो एजुकेशन के लिए एडवोकेट करती हैं जब से वो बच्ची रही हैं, यानी अपने एक छोटे उम्र से ही वो एजुकेशन के लिए एडवोकेट कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ा मलाला यूसुफजई के बारे में और सावित्री बाई फुले के बारे में, जो कि दोनों भी हमारी रोल मॉडल हो सकते हैं या हमारी जो भी रोल मॉडल है, लेकिन ये हमें ज़रूरी समझना है कि एजुकेशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हर एक कोई को पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारा ये 3rd चैप्टर ख़त्म होता है। आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।